यस, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो में कोई भी दिक्कत, फिर अपने क्लास शुरू करें। यस, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? चलिए ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में अपने एक क्वेश्चन था, तो एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देख लेते हैं ना। अगर फैक्ट्स में कोई गलती हो तो मुझे बता देना, या आप में से कोई भी एक लोग फैक्ट बता दो मोटा मोटी क्या थे। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? पी, है ना? लड़के का नाम था ए। लड़का रहने वाला है उदयपुर का। उदयपुर का। लड़की रहने वाली है जोधपुर की। जोधपुर की। ठीक है। तारीख है 1 जनवरी 2026। लड़का लड़की के घर आता है और उसको ले जाता है, ये मतलब बहला फुसला कर या ये कहकर कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उसके बाद उसको जयपुर ले जाता है और फिर जयपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ के भाग जाता है। फिर लड़की घर आती है और जोधपुर पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराती है। यही है। यही है ना? कुछ अलग तो नहीं है? कोई भी अलग कुछ रह तो नहीं रहा? कुछ भी रह तो नहीं रहा ना पॉइंट, या कुछ गलत हो, कुछ अपने ने गलत लिख रखा हो? हाँ जी। कुछ पॉइंट रह तो नहीं रहा? कोई पॉइंट रह तो नहीं रहा ना? चलिए ठीक है, अब आ जाइए। चलो अब एक बार इस फैक्ट को अपने दोबारा देख लेते हैं, ताकि अपने को फैक्ट दोबारा ना देखने पड़े। कि भैया एक लड़की है जिसका नाम है पी, लड़का है जिसका नाम है ए। लड़का रहने वाला है उदयपुर का, लड़की रहने वाली है जोधपुर की। सन 1 जनवरी 2026 की ये बात है कि लड़का लड़की घर आता है, उसको बहला फुसला कर या उसको ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और ये बहाना करके उसको जयपुर ले जाता है। फिर जयपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर उसको भाग जाता है। फिर लड़की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराती है। सेक्शन, फालतू में नहीं, सेक्शन 1 BNS। हम अभी क्योंकि हमको फॉर्मेट सीखना है तो हम चीजें सिंपल रख रहे हैं। अब आते हैं हम, चालू करते हैं। बताइए भाई। एग्जाम्पल हम ये मान के चल रहे हैं, कोर्ट भी छोड़ दो, हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया वैसे तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बनेगा, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट का ये केस है। अब आती है, बताओ क्या लिखेंगे? आप लोग बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। बताओ भाई। ऐसे नहीं काम चलेगा, रुको। यस, सोनिया जी आपने कल क्लास की थी, मतलब लास्ट क्लास की थी? बताना चाहेंगे? ठीक है जी। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जोधपुर। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कैपिटल लेटर में आएगा और इन द कोर्ट नहीं आएगा, सिर्फ कोर्ट का नाम आएगा। स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? एक मिनट रुको, मैं इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी के अंदर आ जाएगा न्यायालय। हिंदी के अंदर क्या आ जाएगा? न्यायालय। अभी आ जाता हूँ उस पर, ठीक है। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर। ठीक है, चलिए आपने बता दिया समझ। सेंटर में ना, सेंटर में आ जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर डैश आरजेएस। हिंदी में आएगा पीठासीन अधिकारी। अब दूसरा कोई मत बताना, मैं नाम बोलूंगा वही बताएंगे। पीठासीन अधिकारी डैश आर जे एस। सीक्वेंस में। हाँ भाई सोनू जी, अब आप बताइए इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा इसके बाद? प्रकरण संख्या, ठीक है। चलो पहले हिंदी वाला लिख देता हूँ। यहां लिखते हैं ना, प्रकरण संख्या। हमको नहीं पता, सिर्फ डैश लिखेंगे।
अगर एफआईआर नंबर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? अगर एफआईआर नंबर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर डैश। अगर नंबर दिया हुआ तो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ तो डैश। इंग्लिश में क्या रहेगा? केस नंबर, एफआईआर नंबर डैश। ये हो गया। यस, अब रुचि जी आप बताइए इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, यहां से स्टार्टिंग से चालू कर दूं बिल्कुल, या सेंटर से या राइट से? ठीक है। स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन। राजस्थान राज्य, हिंदी वाले, राजस्थान राज्य जरिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी। यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? अभियोजन पक्ष, या तो अभियोजन लिख देना या अभियोजन पक्ष, जो आपको सही लगे। ठीक है, सहायक अभियोजन अधिकारी भी लिख सकते हो। ठीक है, देन वर्सेस, इंग्लिश वाले लिखेंगे वर्सेस पूरा, हिंदी वाले लिखेंगे बनाम। फिर क्या आएगा? रुचि जी बताइए क्या आएगा, कैसे लिखेंगे? हाँ 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 हाँ। रेजिडेंस दिया होगा, दिया हुआ है रेजिडेंस हमको, रेजिडेंस दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? जोधपुर है कि उदयपुर है? इन छोटी छोटी चीजों में गलतियां नहीं करनी है। एक्यूज्ड हिंदी में आ जाएगा। मान लो हिंदी में अगर ए नाम है तो ए कर देंगे, अ है तो अ हो गया। पुत्र, उम्र, निवासी, मान लो दिया हुआ है तो उदयपुर। क्या आ जाएगा यहां पर? अभियुक्त, आरोपी नहीं लिखना, ठीक है, ये याद रख लेना, अभियुक्त लिखेंगे। कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ भी? हाँ जी, कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। स्क्रीन ठीक है, अब आ जाइए। अंतिम जी आप बताइए क्या आएगा इसके बाद? बताना चाहेंगे? नहीं, आपका तो हो गया रुचि जी। एक एक करके सबसे पूछेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस एपेक्स एजुकेशन आप बताएंगे प्लीज। ठीक है, सेंटर में लिखूं, स्टार्टिंग से लिखूं, राइट में लिखूं, कैसे करूं? सेंटर में आएगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, और शुरू से ही ध्यान रखनी है। जो भी है, मान लो अपने केस में है सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, पूरा लिखना है। अगर समय नहीं है तो शॉर्ट में लिख देना। हिंदी में अपराध अंतर्गत धारा 1 भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, जयश्री आप बताना चाहेंगे? यस, जयश्री आप बताना चाहेंगे? ओके, समर्थ आप बताएंगे? समर्थ आप बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे इसके बाद क्या आएगा? क्यों दोस्त, प्रेजेंट वाला नहीं लिखेंगे? उपस्थित, उपस्थित, प्रेजेंट वाला भी तो लिखेंगे, याद करिए।
जो अपना पहला पार्ट है उसमें कितने पॉइंट आएंगे? पहला आएगा कोर्ट का नाम, जिसके अंदर हम कोर्ट का नाम, दूसरा पॉइंट आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, तीसरा पॉइंट आएगा केस की डिटेल, केस डिटेल, चौथा पॉइंट आ जाएगा कौन सा? पार्टी नेम। ये भी रुकिए, पहला पार्ट कोर्ट का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, केस की डिटेल, पार्टी का नाम, ऑफेंस किस सेक्शन में है, या केस का मतलब कौन सा ऑफेंस है। छठे पॉइंट पे वकील, उपस्थित कौन है, जिसको हम बोलते हैं वकील, के बारे में लिखा जाता है। हमने कौन कौन से पॉइंट लिखे? पहले कोर्ट का नाम लिखा, पीठासीन अधिकारी लिखा, केस की डिटेल लिखी, केस नंबर, एफआईआर नंबर, पार्टी का नाम लिखा, ऑफेंस लिखा। ये रह रहा है ना अभी? ये रह रहा है ना? ये देखिए, अगर हम बात करें, हमने यहां से चालू किया, 6 पॉइंट आएंगे पार्ट 1 में। पहला कोर्ट का नाम, दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 हो गए, तीसरा केस डिटेल, चौथा आ जाइए पार्टी का नाम, पांचवा ऑफेंस, छठा उपस्थित, प्रेजेंट या उपस्थित कौन होगा, बिल्कुल शुरुआत से लिखना है। नंबर 1 मान लो पहले तो हो गया, कौन, क्या लिखेंगे? शिवमन जी, आप बताना चाहेंगे? यस। ओके, सोनिया जी, आप बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे कि इसके ये कैसे लिखेंगे अपने वकील का नाम, कि वकील का नाम अपने कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं, देखिए बता देता हूं मैं। हम, कोई बात नहीं, हम जब भी वकील का नाम लिखेंगे ना, हम नॉर्मल लिखते हैं वैसे वकील का नाम। जैसे मान लो अब यहां पर मेरे को लिखना है पहले, ऑब्वियस कि जब हमने पार्टी का नाम लिखा है ना, पार्टी का नाम कैसे लिखा? पहले अभियोजन पक्ष लिखा है और फिर अभियुक्त पक्ष लिखा है। वैसे ही हम वकील का नाम लिखेंगे, पहले पहले अभियोजन वाला, प्रोसिक्यूशन वाला आएगा, फिर अभियुक्त या एक्यूज वाला आएगा। अगर हम अभियोजन वाले का बात लिखें तो वैसे तो बनता है कि भैया एपीओ, उसका नाम क्या है, फॉर स्टेट, सीधा बनता है। पर क्योंकि इसकी थोड़ी इज्जत देनी होती है तो हम लिखते हैं लर्नेड एपीओ, हिंदी में लिख देते हैं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी। ये विद्वान वाला लाइन जरूर लिखना है। डैश वास्ते राज्य, पहले बीच में मत क्लास करने दे, भाग जा। वास्ते राज्य, उसके बाद अभियुक्त का, लर्नेड एक्यूज्ड फॉर, सॉरी 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 सॉरी, लर्नेड एडवोकेट डैश फॉर एक्यूज्ड। अब ध्यान देना, हमको यहाँ पर मिस्टर श्री इसमें नहीं जाना, क्योंकि हमने डैश डाल दिया, उसी के अंदर सब मिस्टर फिस्टर सब आ जाएगा। नाम लेडीज होगा तो हम मिस लिख देंगे, मिसेस लिख देंगे, जो होगा। तो हमने इसलिए डैश छोड़ दिया कि भैया हमें क्या पता कौन होगा। हिंदी में लिखना है तो आ जाएगा विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त, वास्ते अभियुक्त। अब ध्यान देना, पहला पार्ट जिसमें हम एक तरह से केस का नहीं बोलेंगे, हम कोर्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, पार्टी का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें 6 पॉइंट लिखेंगे। पहला कोर्ट का नाम लिखते टाइम ध्यान देना है कि इंग्लिश मीडियम वाले कैपिटल लेटर में लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक लाइन में कोशिश करनी है लिखने की, अगर नहीं हो पा रहा फिर चलो दूसरी लाइन हो जाए तो कोई बात नहीं। फिर आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका पद जरूर लिखना है। अगर सेशन कोर्ट है तो होगा RHJS, लोअर जुडिशरी है, जेएम है, सीजेएम है, तो हम लिखेंगे RJS। तीसरा, केस की डिटेल में 2 पॉइंट लिखने हैं, केस नंबर जिसको हम बोल सकते हैं फौजदारी प्रकरण संख्या, और एफआईआर। अगर एफआईआर नंबर या केस नंबर कोई भी दिया हुआ है तो लिखना है, अदरवाइज डैश।
चौथा पॉइंट, पार्टी का नेम। पार्टी के नेम में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि वर्सेस को शॉर्ट नहीं बड़ा लिखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसका आएगा ऑफेंस, किस धारा के अंदर, सिर्फ सेक्शन लिखना है, ऑफेंस का नाम नहीं लिखना। ऑफेंस अंडर सेक्शन जो भी है, जो भी उस केस के सेक्शन बन रहे हैं वो लिखने हैं, नाम नहीं लिखना। फिर आ जाएगा वकील कौन है, प्रेजेंट। वकील लिखते टाइम ध्यान रखना भाई विद्वान या लर्नेड जरूर लिखना है। ये 6 पॉइंट है। सबसे पहले आप में से जो लोग जो जजमेंट राइटिंग अब सीख रहे हो, जब तक आपका ये पार्ट 1 आपका टिप्स पे ना हो, कितने पॉइंट होंगे, कौन सा पॉइंट कैसे लिखेगा, कौन सा पॉइंट स्टार्टिंग से लिखना है, किसको सेंटर में लिखना है, किसको राइट में जब तक ये पूरा आपका फ्लो में ना हो कि भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाथ अपने आप चल रहा है, तब तक पार्ट 1 को ही फॉलो करना। क्योंकि होता ये है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अगर पार्ट 1, हम क्या सोचते हैं भाई पार्ट 1 लिख देंगे, जब हम पार्ट 1 लिखने बैठते हैं ना, कई बार हम उसी में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, सारा दिमाग वहीं खराब हो जाता है कि यार ये कहाँ लिखें, कैसे लिखें, ये पहले आएगा कि बाद में आएगा, वो सारा फ्लो ही वहां खराब हो जाता है। फिर उसके बाद तो वैसे ही जजमेंट राइटिंग की ऐसी तैसी हो जाती है। तो पार्ट 1 पहले टिप्स पे लाएंगे आप प्रॉपर एक एक चीज की, भाई आपका हाथ अपने आप चलना चाहिए। ये ना हो कि यार ये स्टार्टिंग में आएगा कि सेंटर में आएगा कि यहाँ आएगा, नहीं, प्रॉपर एक एक फ्लो में कि अपने आप स्टार्टिंग में ऐसे आएगा, सेंटर में लिखा जाएगा, एक एक चीज। जब तक इस पे हाथ सेट ना बैठे तब तक आगे मत जाना, पहले इस पार्ट को अच्छे से कर लेना। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी, ताकि अपने पार्ट 2 पे चालू करें। कंटिन्यू कर दें। अब आ जाइए, मान लो ये अपना पार्ट 1 होता है, अब यहां से पार्ट 2। पार्ट 2 कहां से चालू होगा, जहां से हेडिंग डलती है, जजमेंट। इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे कि भैया पूरा बड़ा बड़ा आप लिखेंगे, कैपिटल लेटर जिसको अपने बोलते हैं। हिंदी वाले निर्णय, और यहां आएगा डेट या फिर आएगा दिनांक। हमको कुछ नहीं लिखना डेट वेट, सीधा डैश डाल देना, कुछ नहीं करना, कोई फालतू का अपने को टेंशन नहीं चाहिए। अब आ जाइए, यहां से आपके चालू होंगे पैरा नंबर। पहली बात, कुछ भी लिखोगे पैरा से लिखोगे, पैरा 1। हाँ जी, सुनील जी आप बताना चाहेंगे कि पैरा 1 में हम क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं जी। देखो, वैसे क्या होता है कि अगर हमारे पास समय ना हो तो आप सीधा तथ्य से चालू कर देना, अगर नहीं हो तो तथ्य से चालू कर, भैया केस के फैक्ट ये है। बट अगर समय हो, 2 लाइनें लिख सकते हो तो जरूर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, या तो आपका पार्ट 1 के अंदर वो फॉर्मेट चेक करता है, क्योंकि फॉर्मेट चेक करने का तरीका उसके पास एक ही है, पार्ट 1, कि भाई इसके अंदर बच्चे ने गड़बड़ तो नहीं की। जैसे मान लो इन द कोर्ट लिख दिया, वो समझ जाएगा कि बेसिक फॉर्मेट नहीं पता इसे, या प्रैक्टिस नहीं की फॉर्मेट की अच्छे से। पहला वो आपका फॉर्मेट चेक करेगा, वो कैसे, पार्ट 1 से। पार्ट 1 में अगर आपकी कोई गड़बड़ नहीं है, मोटा मोटी चेक करता है वो, ठीक है कैपिटल लेटर में है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, बस सही है। फिर आएगा वो आपके पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में वैसे तो उसको केस के तथ्य से लेना देना होता है, कि केस के फैक्ट या जो भी लिखने होते हैं, 4-5 उसमें पैरा बनते हैं। पर अगर पार्ट 2 में जो आपका पहला पैरा है, आप उस पैरा के अंदर ऐसा लिख देते हो 2 लाइन में कि भैया ये केस किस चीज का है। जैसे मान लो अपना केस है किडनैपिंग का, हमने लिख दिया कि भैया ये जो केस है इसके अंदर आरोपी जिसका नाम ये है, पुत्र ये है, उम्र ये है, इसके ऊपर फलानी धारा है और फलाना ऑफेंस है, उसका आरोप लगा है। उससे क्या होगा, वो आपका ऑब्वियस है, पहला पैरा तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर पहले पैरे में सीधा है ब्रीफ फैक्ट्स, तो उसको पता है कि यार केस के फैक्ट ही तो लिखे होंगे और क्या ही नया लिखा होगा, उसको स्किप करता है कि ठीक है फैक्ट होंगे छोड़ो। वो पैरा नंबर ऐसे देगा, अच्छा फैक्ट का वाला पैरा हो गया ये। वही अगर उसने पहला पैरा आपका ये पढ़ लिया, तो उसको एक चीज जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी कि भाई वो ये पढ़ लेगा कि जो आपने इस केस में सेक्शंस लिखे हैं, जो आपने इस केस में ऑफेंस लिखे हैं, वो सही है या गलत है, जहां आपका फायदा होगा अगर आपकी जजमेंट सही होगी तो। आपको खुद को लग रहा है कि भैया जजमेंट में गड़बड़ हो सकती है, मेरे को खुद नहीं पता मैं सेक्शन सही लिख रहा हूँ या नहीं, फिर ये स्किप कर देना पैरा। पर अगर लगे कि नहीं यार मेरी जजमेंट सही है, जैसे इस बार जजमेंट आई, इजी जजमेंट थी, इस बार जो मेंस की जजमेंट आई थी वो इजी थी, कुछ उसमें कुछ अलग था ही नहीं, इजी सी जजमेंट आई थी। हाँ, पिछली बार जो जजमेंट आई थी वो थोड़ी सी थी अजीबोगरीब, जहां डाउट रह सकता था। इस बार बहुत इजी जजमेंट आई थी, जिसको भी वो जजमेंट आती थी उसको 100% सही आती थी, तो कुछ नहीं करना था, वहां आप लिखो। 2 लाइन है, पर वो 2 लाइन आपको फायदा देकर जाएगी, तो जरूर लिखो। जैसे अब यहां पर अगर अपने लिखेंगे, अगर हमको पता है, जैसे हमको पता है कि भैया इस केस के अंदर सेक्शन 1 लगेगा बीएनएस का, किडनैपिंग का ऑफेंस, हम सीधा लिखेंगे in the present case the accused
A, son of age, residence Udaipur या residence of Udaipur is accused under section 1 of BNS for offense of kidnapping. अब एग्जामिनर इससे क्या देख लेगा, एक तो हमारा ये सेक्शन वाला पॉइंट चेक कर लेगा, दूसरा हमारा ऑफेंस, और अगर हमारी जजमेंट सही है, हमने सेक्शन नंबर और ऑफेंस उस जजमेंट में सही पहचाना है और वो हमने यहाँ लिख दी, तो वो एक तरह पॉजिटिव इंप्रेशन उसका यहाँ से बन जाएगा कि यार इसको पता है जजमेंट, इसने सही ही की होगी। क्योंकि जजमेंट राइटिंग आप भी जानते हो, कम से कम, एक मिनट रुकना यार, क्या कर रहे हैं लोग, एक मिनट रुकना यार। तो नीचे इतना शोर कैसे आ रहा है, इतना इतना शोर, नई क्लास चल रही है, इतना शोर यार, ध्यान रखो थोड़ा, सॉरी यार। चलो अब आ जाओ, ये अपने कोशिश करना, क्योंकि ये वो है कि भाई आपकी जजमेंट कम से कम 2 या 3 पेज की होगी, कम से कम होती है 2-3 पेज आराम से जाती है। और एग्जामिनर भी क्या होता है, चाहे कोई भी एग्जामिनर चेक करता है, वो इतनी कॉपीज चेक कर रहा होता है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन को पढ़ेगा। या तो आपका इंप्रेशन शुरू में बनता है, अगर वहां पे आपका अच्छा इंप्रेशन बन गया तो मान के चलना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और उसके बाद इंप्रेशन बनाता है आपका पार्ट 3, या हम बोलते हैं वो जो लास्ट वाला जो पेज होता है वो इंप्रेशन बनाता है। तो इसलिए अपने को ये लिखना है। अगर हमारे को ये है कि जो जजमेंट हमारे पास आई है उसका सेक्शन नंबर हमको 100% सही है, पता है, जो जजमेंट है उसका हमारे को श्योर है कि यार यही सेक्शन लगेगा, तब ये जरूर लिखना। कोई सवाल इस चीज को लेकर? हाँ जी, कोई भी सवाल इस चीज को लेकर? कोई सवाल नहीं है? आगे कंटिन्यू कर दूं, बता दूं इस बात पे? यस। चलो अब लिख लो साथ साथ, जहां से हमारा पार्ट 2 चालू होता है। पार्ट 2 कहां से चालू होता है? जजमेंट वाली हेडिंग से। इसके अंदर हम पैरा 1 किस चीज का लिखेंगे कि भैया एक्यूज्ड कौन है, उसके ऊपर क्या धाराएं लगी हैं, और उसके ऊपर किस आरोप, किस ऑफेंस का आरोप लगा है। ये 3 पॉइंट लिखने, कैसे भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ठीक ठाक सी भाषा में लिख देना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, या फिर आगे कंटिन्यू करो? हाँ जी, कंटिन्यू कर दूं? ठीक है, अब आ जाइए, इसी के बाद दूसरा पैरा क्या होगा, बताइए दूसरा पैरा क्या होगा? हाँ जी, ठीक है, कोशिश करना, क्योंकि अपने पास तो चलो, अपने तो भी एग्जाम्पल कर रहे हैं तो चीज को छोटा रखा है, आपके केस में जजमेंट होगी खासी लंबी सारी होगी, जो फैक्ट होंगे अपने को मोटा मोटी लिखना है। भैया ये क्या हुआ, मोटा मोटी कैसे? कोई भी अगर उसमें इंपॉर्टेंट डेट है, जगह है, समय है, आरोपी का नाम, विक्टिम का नाम, ये 4-5 चीजें अपने को उसमें लिखनी होती है। बाकी मोटा मोटी जो मेन फैक्ट है बस वही लिखने हैं। ये नहीं है कि पूरी की पूरे फैक्ट को लिख रहे हैं, इतना समय हमारे पास राजस्थान में नहीं होता है। तो सीधा लिखना है, जैसे मान लो हमारे केस में ब्रीफ फैक्ट्स क्या है, तो हम सीधा लिखेंगे, दी ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट ऑन 1 जनवरी, और कुछ नहीं है, लैंग्वेज मत सोचना यार क्या होगा कैसे होगा, आपने फैक्ट पढ़ लिए हैं, आपको पता है क्या तथ्य हैं, क्या हुआ है इसके अंदर, बस वैसे लिख दो। कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको जैसा लगे बस जो फैक्ट है वो लिखने हैं। ऑन 1 जनवरी 2026 accused A came to house of victim B and took her away on promise of false marriage.
the accused thereafter left her on Jaipur railway station and ran away. बस इतना ही है भाई, 1 तारीख को उसके घर आता है, उसको बेला फुसला कर ले जाता है, बाद में जयपुर जाते हैं, जयपुर में उसको वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भाग जाता है. इसमें कोई भी कमी, कुछ आपको कमी लग रही है? कुछ ऐसा कि नहीं सर अभी तक ये पैरा 2 पूरा नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ बाकी है? कौन सा? लिख दिया ना? कोई भी ऐसा जिस बेस पे आप बोल सकते हैं पैरा 2 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. क्या ये पैरा 2 कंप्लीट है, मैं पैरा 3 पे चालू हो जाऊं, मैं पैरा 3 लिख दूं? क्या लिखे? आप बताइए क्या लिखे? ठीक है, ठीक है. अच्छा, सीक्वेंस में तुलिका जी का नंबर था ना? ठीक है. तुलिका जी आप बताइए क्या लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे? कोई इतना वो मत सोचना सही गलत, जो आपको लगे यार ये लिखना है. ठीक है, गुड, यही लिखना है अपने को. सिंपल सा कि भैया केस के तथ्य लिख दिए. हमारा पैरा यहां खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास हमको ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस लिखने हैं. ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस कहां से? स्टार्टिंग से लेकर मामला जब तक कोर्ट में नहीं आ जाता. अब मामला कोर्ट में आने के लिए साहब एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर के बाद जांच होगी, जांच के बाद आरोप पत्र पेश होगा, आरोप पत्र पेश होने के बाद कोर्ट उसके ऊपर प्रसंज्ञान लेगा. तो ये बातें भी तो लिखनी है. इसके बाद हम लिखेंगे एफआईआर रजिस्टर्ड. अगर तारीख लिखी हो तो लिखना कि एफआईआर कितनी तारीख को, अदरवाइज एफआईआर रजिस्टर्ड. मान लो अगर पुलिस स्टेशन का नाम है, जैसे हमारे केस में पुलिस स्टेशन का नाम है ना, उदयपुर, सॉरी जोधपुर पुलिस स्टेशन है ना. एफआईआर रजिस्टर्ड इन जोधपुर पुलिस स्टेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट एलेजिंग ऑफेंस, अलग ही चल जाते हैं अपने. चार्जशीट एलेजिंग ऑफेंस under section 1 of BNS was submitted to court and court took cognizance on basis of police report. दोबारा बोल रहा हूं, ये रटना नहीं है, मैं कोई ऐसे रट के नहीं बैठा हूं. बस इतना है कि हाँ ऐसा लिखना है, ये पॉइंट लिखने हैं. हो सकता है आप मेरे से दोबारा लिखवाओगे तो मैं हो सकता है लैंग्वेज बदल दूं, क्योंकि इसमें रट्टा नहीं चलेगा, कोई रट्टा नहीं काम करना. सिंपल. हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे सब वही. प्रकरण के जो तथ्य हैं वो संक्षिप्त में इस प्रकार है, तथ्य लिख देना. उसके बाद जहां तथ्य खत्म हुए, वो अपने घर आ गई, छोड़ दिया, वो अपने घर आ गई. छोड़ने के बाद अगर ऐसा लिखना वो अपने घर आ गई, फिर उसके बाद उसने एफआईआर दर्ज करवाई, कौन से थाने में दर्ज कराई, फिर अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के बाद आरोप पत्र पेश किया गया, और आरोप पत्र में कौन सा सेक्शन आरोप पत्र पेश किया गया इस धारा के अंदर, इन धाराओं के अंतर्गत, और फिर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया. कोई भी सवाल, कुछ भी, जस्ट मिनट, कोई भी सवाल? हाँ जी, कोई सवाल? सही है, सही है. 1 मिनट होल्ड रखना.
ये सॉरी है, चलो नहीं सही लिखा है आपने, बस इतना ही लिखना है। देखो कोई लैंग्वेज का कुछ वो नहीं है, बस यही है कि भाई तथ्य के बाद ये लिख देना कि एफआईआर दर्ज हुई, अनुसंधान हुआ, आरोप पत्र पेश किया गया। बस आरोप पत्र में ये लिखना है कि आरोप पत्र किन धाराओं का पेश हुआ है, किन आरोप पत्र में कौन से सेक्शन की बात हुई है, क्योंकि कोर्ट उसी बेस पे कॉग्निजेंस लेगी ना। फिर कोर्ट ने प्रसंज्ञान दिया। ये 4 पॉइंट लिखने। हमको ऐसे नहीं लिखना कि भैया एफआईआर दर्ज हुई, मान लो सीआरपीसी की धारा 173 या आपकी बीएनएसएस की धारा 193, ये काम नहीं करते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई इस धारा के अंदर, जांच हुई फलानी धारा के अंदर, चार्जशीट पेश हुई मान लो सीआरपीसी या बीएनएसएस की, वो नहीं लिखना होता अपने को। ऐसा नहीं होता है, किताब में है, बट अगर आप प्रैक्टिकल जजमेंट उठाओगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि भैया एफआईआर किस धारा में लिखी जाती है, जांच किस धारा में होती है, चार्जशीट किस धारा में सबमिट, ये नहीं लिखा जाता है। ये इसमें अपने को ध्यान रखना है, कोई भी सवाल कुछ भी। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करें। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यशोदा जी आप बताइए क्या पैरा आएगा, अगर बताना चाहें तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या आएगा जी, क्या लिखेंगे अपने उसमें, कुछ बोलेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, कुछ भी अपने हिसाब से। हम्म, बस अब यही लिखना है। आप में से हर किसी की भाषा अपनी अपनी हो सकती है, पर आप लोग जिस स्टैंडर्ड की भाषा लिख रहे हो, अगर इस स्टैंडर्ड की भी लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखिएगा ना, एक लॉ वाली भाषा होनी चाहिए, लीगल भाषा, वो आप लोग लिख रहे हो। ऐसा एक तो ये हो ना कि यार आप लोग तो बिल्कुल ही प्लेन भाषा लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही मेंटेन रखना है, लिखने का बस तरीका ध्यान रखना है कि भैया ऐसे लिखना है, और समय बचाना है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। कि भाई अगर आपको है कि भाई ये तीसरा पैरा आ गया सपोज, सीधा चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू एक्यूज्ड to which he pleaded guilty and claimed to be tried, to be tried। मैं एक ही बात है साहब, कैसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, इस विच ही डिड नॉट प्लीड गिल्टी या टू विच, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्लीडेड नॉट गिल्टी, सॉरी मेरे को लगा मैंने वो ऐसे लिखी, टू विच ही प्लीडेड नॉट गिल्टी। ठीक है, कैसे भी लिख दो, प्लीडेड नॉट गिल्टी, डिड नॉट प्लीड गिल्टी, कैसे भी लिख दो, जैसे आपको सही। ठीक है, सॉरी हाँ मैं वो नोट वाला मिस हो गया था। अब ध्यान देना, दोबारा आते हैं। पैरा वन पार्ट वन हो चुका है, पार्ट वन को लेकर मैं आपको, मैं इतना वो आप पे विश्वास कर सकता हूँ कि भैया आप कर जाओगे अगर आएगा तो। ठीक है, हालांकि ऑब्वियस पता तो तब लगेगा जब आप लोग को क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पार्ट टू में आरोपी के बारे में कि भैया आरोपी कौन है, ये सब एक इंट्रोडक्शन हो गया। पैरा टू, पैरा वन, पैरा टू ब्रीफ फैक्ट्स, जिसके बाद हमको ये लिखना है कि भैया एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान हुआ, और आरोप पत्र पेश किए गए। ठीक है, ये सब। पैरा थ्री में क्या लिखना है, एक लाइन कि आरोप उसको सुनाए गए और जिसको उसने क्या बोला, नॉट गिल्टी के साहब मैं ट्रायल मांगता हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं मतलब ट्रायल चाहता हूं, कोई दिक्कत किसी भी तरह का। हाँ जी, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की, फिर अपने आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू कर दे मतलब। हाँ जी आगे कंटिन्यू कर दें, चलिए ठीक है, अब आते हैं अपने आगे कंटिन्यू करते हैं, अब आते हैं ओके। तो रुचिका अब आप बताइए कि भाई इसके बाद क्या पैरा आएगा, इसके बाद क्या पैरा आएगा।
इसके बाद क्या पैरा आएगा? इसके बाद अभी देखो, ध्यान दे दो, एक मिनट, हाँ वो आएगा। अब ध्यान देना, सिंपल सा है ये जो पार्ट टू है ना, पार्ट टू और प्रैक्टिकल प्रक्रिया सेम है, बिल्कुल सेम है। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है कि भाई मान लो कोर्ट के अंदर अगर आरोप पत्र आता है, कोर्ट ने अगर उसके बेस पे कॉग्निजेंस ले लिया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया हम मानते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले चार्ज फ्रेम करता है, आरोप बनाता है, और आरोप बनाने के बाद उसको सुनाता है कि भैया बता तेरा क्या करना है। अगर वो कहता है ना मैं मानता हूं कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, उसके बाद जो अभियोजन है, क्योंकि ऑब्वियस बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, क्रिमिनल में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, तो सिर्फ अभियोजन के ऊपर। उसको बोला जाता है कि अपने साक्ष्य लाओ भैया, अपने साक्ष्य लाओ। अगर यहां पर अभियोजन अपने ऐसे साक्ष्य ले आता है कि कोर्ट को लगता है कि हाँ यार है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, श्योर नहीं है पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर यहां से आगे चलेगा। अगर यहां पर वो नहीं कुछ ला पाया ना, केस यहीं डिस्चार्ज, डिसमिस, बात खत्म। बट अगर वो यहां पर कह देता है कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली बातें प्रूव कर देता है, कुछ ना कुछ, नॉट 100% बट ठीक ठाक, फिर दोबारा आरोपी को एग्जामिन किया जाता है, उसको दोबारा सुना जाता है 313 सीआरपीसी या 351 बीएनएसएस में। क्या? उसको इस बात पे कि भैया देख प्रोसिक्यूशन ने ये साक्ष्य पेश किए और वो ये बातें बोल रहे हैं, तेरा अभी भी कुछ बोलना है तो बोल दे, क्या तू इसके खिलाफ कुछ बात बताना चाहता है, तो अगर वो बोलना चाहता है तो बोले, नहीं बोलना चाहता तो ना बोले, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, उसकी इच्छा है। देन उसके बाद चलता है केस, फिर मुद्दे बनाए जाते हैं, फिर ट्रायल चालू होता है। ये है कहानी, ये है प्रक्रिया, जिसके अंदर अगर अपने ये पॉइंट, मतलब चलो हाँ ठीक है अगर ऐसे चलाएं तो, और पैरा में भी हम ऐसे ही चलाते हैं। ये हो गया, चार्जशीट वगैरह कोर्ट के पास आ गई, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट चार्ज बनाएगा और फ्रेम करके उसको सुनाएगा। अब यहाँ पर ऑब्वियस सुना दिया, उसने बोल दिया मैंने नहीं गिल्टी मांगी, यहाँ पर उसने बोल दिया कि भैया आई एम नॉट गिल्टी, मैंने नहीं ऑफेंस, यहाँ खत्म हो गया। अब प्रोसिक्यूशन को बोला जाएगा कि भैया तुम अपने क्या लाओ, साक्ष्य लाओ, एविडेंस लाओ। अब यहाँ हम पैरा में क्या लिखेंगे, पैरा 4 में, पैरा 4 में हम यहाँ क्या लिखेंगे, पैरा 4 में हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, और या फिर हम बोल सकते अभियोजन के साक्ष्य। तो यहाँ हमको बहुत सिंपल था, कुछ नहीं ऐसा लिखना है, द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इन ब्रीफ आर, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य निम्न है, बस बताने हैं कौन कौन से हैं। मान लो इस केस के अंदर कौन कौन से साक्ष्य हो सकते हैं, ये जो आपके पास केस के फैक्ट है, इसके अंदर कौन कौन से एविडेंसेस हो सकते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, बनाओ कौन कौन से बना सकते हो, और सिंपल बनाने हैं, फालतू के अंदर ज्यादा डेप्थ में मत जाना, हमको जजमेंट पूरी करनी है, हमको मतलब पेपर में पूरी करनी है। ये ना हो कि 10-15 तरह के साक्ष्य लिख दो और एविडेंस ही क्योंकि जितने ज्यादा साक्ष्य लिखोगे उतने ज्यादा एविडेंस आपका जजमेंट लंबा होगा। बताओ क्या क्या लिखे। एफआईआर, विक्टिम, आईओ, और कोई भी कुछ भी, बस इतना ही होगा। हाँ जी, आईओ रिपोर्ट लिख दो साहब से, और साहब बहुत ज्यादा डेप्थ में मत चले जाना कि सर रेलवे की टिकट भी ले आए, और भी कोई बंदा ले आए जिसने उसको देखा होगा, जब बताया नहीं हुआ तो फालतू के अंदर कोई बंदा मत घुसाना। रेलवे टिकट जब बताई नहीं, जब बताई नहीं हो तब रेलवे की टिकट भी मत लाना, कोई फालतू में मत घुसाना कोई भी एविडेंस।
चलो इतना ही होने चाहिए, कोई एक आधा अगर अपना मिस भी हो रहा हो तो कह नहीं सकते, बाकी नहीं हो रहा है। क्या लिख दूं? एग्जिबिट P1 हिंदी में प्रदर्श, हाँ जी 151 के स्टेटमेंट्स सर वो इसी में आ जाते हैं, कहा गया इसी रिपोर्ट में आ जाते हैं, जो रिपोर्ट भेजी जाती है ना थाने से, उसी में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब विक्टिम P1, सॉरी P W1, P1 क्या P W1, और हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा P W1, IO P W2, P W2, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एग्जिबिट P2, प्रदर्श, या तो P.2 लगा देना या P/2 लगा देना, आपकी जो इच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं है ये। और अपने को सिर्फ प्रोसिक्यूशन या अभियोजन के साक्ष्य लिखने हैं इस पैरा में। ये जो अपने पार्ट 2 की बात कर रहे हैं ना कि भैया पार्ट 2 में ये सीक्वेंस होगा, सिर्फ अभियोजन के हैं, आरोपी मत लिख देना कि एक्यूज्ड आया, सिर्फ अभियोजन के। तो हम पैरा 4 में क्या लिखेंगे? प्रोसिक्यूशन एविडेंस इन ब्रीफ आर, उन्होंने क्या बोला नहीं आएगा, क्या है? अभियोजन पक्ष के साक्ष्य निम्न हैं। सीधा मान लो, अब इसको अब पैरा में लिखता सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वो विक्टिम का क्या नाम है? सीधा P ब्रैकेट में P W1, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम नहीं बताया हुआ, IO P W2, फिर FIR एग्जिबिट P1, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ब्रैकेट में एग्जिबिट P2। इतने ऐसे ही बनेगा बस। तो भैया ब्रीफ में क्या है, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं। इन ब्रीफ आर ओरल एविडेंस सच एज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज, कुछ नहीं, सीधा क्या क्या है, कुछ नहीं लिखना भाई। जो जो लोग हैं उनके नाम वो क्या है, और कुछ नहीं करना। मान लो P है, जांच अधिकारी का अगर नाम है तो लिख देना, नहीं है तो सीधा लिख देना। FIR इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सीधा। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कुछ भी। ऐसा नहीं है लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बट बात यह कि अपना समय बचाना है हमको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ अपने को वो एग्जामिनर नंबर तो देगा नहीं, वो तो सिर्फ देख रहा है कि फॉर्मेट सही है कि नहीं है, पैरावाइज बातें सारी सही लिखी है कि नहीं लिखी, जो होनी चाहिए वो चीजें लिखी है कि नहीं लिखी। हाँ हाँ बिल्कुल, समय हो तो आप शायद आप साहब टेबल बनाइए, प्रॉपर अच्छे से टेबल बना के उसमें हेडिंग डालिए ओरल एविडेंस, फिर हेडिंग डालिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उस ओरल एविडेंस वाले टेबल में बिल्कुल अंदर आगे डिवाइड करके लिखिए। समय है तो बिल्कुल करिए, पर समय होता नहीं है। आप अ, अभी तो चलो शुरू शुरू में जजमेंट है तो आप एक एक जजमेंट पे 45 मिनट, एक एक घंटा लगाओगे, पर वहां पर हमको 15 से 20 मिनट में जजमेंट खत्म करनी है। तो ऑब्वियस है कि चलो अभी तो शुरुआत का समय तो अपने ऐसी बातें नहीं करेंगे समय वाली, पर मान लो 15 दिन या 20 दिन में जब आप फॉर्मेट को बेसिक सीख जाओगे, अपने क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, तो वहां पर फिर अपने समय पे भी ध्यान रखेंगे, भाई अपने को इतने समय में खत्म करना है, तो वहां आपको खुद पता लगेगा कि भैया जजमेंट राइटिंग में वहां पर मेंस में क्रिएटिविटी का समय नहीं होगा। ठीक है, यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे बात करते हैं। जी, यस कनुप्रिया, अब बताइए यहाँ क्या आएगा, पैरा 5 क्या होगा पार्ट 2 में? पैरा 5 क्या होगा पार्ट 2 के अंदर? ओके,
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। पूजा पूजा जी आप बता दीजिए पैरा 5 क्या होगा पार्ट 2 के अंदर। अभी तक क्लासेस की हैं आपने अभी तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई अब आ जाते हैं अपने पैरा 5 पे। नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पहले एक बार मैं पैरा 5 कर लूँ, अदरवाइज कहाँ गया ये लो, आ जाओ। पैरा 5 में क्या होता है भाई, अगर अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य ले आता है, हालांकि प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है कि उसके साक्ष्यों को कोर्ट एग्जामिन कर चुकी होती है। अगर कोर्ट को कुछ कुछ केस में दम लगता है तो फिर आरोपी को या अभियुक्त को बुलाया जाता है। अभियुक्त को जो इसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद जो अभियुक्त को दोबारा एग्जामिन किया जाता है वो होता है सेक्शन 313 सीआरपीसी में या 351 बीएनएसएस में। ये मैंडेटरी है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद अगर कोर्ट केस को कंटिन्यू कर रही है, कोर्ट ने केस को डिसमिस नहीं किया तो पहले कोर्ट ये करेगी ही करेगी। अभियुक्त से दोबारा बयान लेगी, दोबारा पूछेगी कि प्रोसिक्यूशन का ये कहना है, क्या आपका कुछ कहना है। हालांकि उसमें ऐसा नहीं कि अभियुक्त बोलेगा ही बोलेगा, अभियुक्त की इच्छा है, अभियुक्त बोले या ना बोले। अभियुक्त हो सकता है बोल दे कि साहब कुछ भी ना बोले, बस इतना बोल दे कि साहब नहीं साहब मैंने तो ऑफेंस नहीं किया, मेरा तो ये कहना मैंने नहीं किया, तो भी सफिशिएंट है, वो कुछ भी बोले। पर हमारे पास जो फैक्ट आते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा सा आते हैं फैक्ट कि अभियोजन का ये कहना है, अभियोजन का ये कहना है कि मैं तो उस दिन शहर में नहीं था। अभियोजन का ये कहना है कि साहब ये मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, हमारा पुराना विवाद चल रहा है, कुछ भी ऐसा कहना है, कुछ भी ऐसा लिखा होता है उसमें, हमको वो लिखना है कि भाई कोर्ट ने आरोपी को अभियुक्त को धारा मान लो सीआरपीसी है तो 313, बीएनएसएस है तो सेक्शन 351 उसके अंदर एग्जामिन किया, जिसके अंदर अभियुक्त का ये कहना है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है और वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उसका ये कहना है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है, वो उस दिन को शहर में ही नहीं था। बस इतना ही, और कुछ नहीं लिखेंगे, इतना ही। ना तो ये लिखेंगे कि क्या उसका क्रॉस, कुछ नहीं, इतना ही होगा इसके अंदर। तो सपोज यहाँ पर अगर मान लो जो अभियुक्त है उसको जब कोर्ट ने पूछा कि क्या तुमने ऑफेंस किया, तो उसने कहा नहीं साहब मैंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है, ये जो मेरे ऊपर केस किया गया ये झूठा केस है, हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा है जिसकी वजह से ये केस किया गया है। अब आप कैसे लिखोगे? बताओ भाई, अब आप कैसे लिखोगे? आप में से कोई भी जो बताने का इच्छुक हो। हाँ हाँ बोलो भाई, जिसने भी बोलना कोई दिक्कत नहीं। अभियुक्त हाँ ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर हम सिर्फ इतना सा लिखेंगे, आपने लिखा ऐसे नहीं, गलत लिखा, सही बोल रहे हैं। यहाँ पर हमको क्योंकि अपने को थोड़ा शॉर्ट में ध्यान रखना होता है, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि भाई एक्यूज्ड वाज एग्जामिन्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। अगर बीएनएसएस लिख रहे हो तो 351 ऑफ बीएनएसएस, वेयर ही एलेज्ड या फिर डिपोज्ड, उसने ये बयान दिए दैट, उसने क्या बोला, उसने बोला था मैंने ऑफेंस नहीं किया, he has not committed any offense, he has not committed the offense, या where he pleaded not guilty या where he alleged that deposed that he has not committed the offense, he is being falsely accused, या उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप है, इतना लिख सकते हो। और अगर आपको डिटेल में लिखना है कि भैया वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि मेरे परिवार का और विक्टिम के परिवार का एक कोई पुराना पारिवारिक केस चल रहा है, आप उतना ही लिखोगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये पैरा लिखना जरूर है, और ऐसे ही लिखना है
कि एक्यूज को धारा 313 सीआरपीसी या 351 बीएनएसएस के अंतर्गत उसको एग्जामिन किया गया, जिसके अंदर उसने ये कहा। हालांकि बात सेम ही बोलता है वो, बट यहाँ पर हमारे को केस के फैक्ट में लिखा होगा कि उसने क्या बोला। अगर उसने ये बोला कि साहब मैंने ऑफेंस नहीं किया, मैं उस दिन था ही नहीं, तो हम ये बोलेंगे कि उसका ये कहना है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है, वो जो भी तिथि है इस तारीख को शहर में नहीं था। वो उसका ये कहना है कि साहब मेरे ऊपर जो आरोप है वो झूठे आरोप है। क्यों? क्योंकि मेरा, अगर उसने ऐसा बोला मेरे ऊपर झूठे आरोप है क्योंकि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद है, उसने उसका ये कहना है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है, उसको ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप है क्योंकि उसका और उस जो विक्टिम है उसके परिवार का एक पुराना विवाद चल रहा है। बात खत्म। और कुछ नहीं कि उसके क्रॉस में क्या हुआ, कुछ भी नहीं लिखना, इतना ही लिखना है। कोई भी सवाल, कुछ भी, किसी भी तरह का। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी सवाल, कुछ भी, किसी भी तरह का। कोई सवाल नहीं है? हाँ जी, कोई कंटिन्यू कर दूं मैं आगे? हाँ जी। नहीं, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, लिख दो, चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखनी बस, यहाँ पर बहस नहीं होती है। यहाँ पर जो जो आरोप, ये अगले में लिख देंगे, अगले में, ये अगले में आ सकता, अगले में आएगा। हाँ हाँ, वो तो होगी, बट वो पैरा 6 में लिखेंगे हम। पैरा 6 में लिखेंगे कि अंतिम बहस हुई। यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहां पर हम ये पैरा स्पेशली ये पैरा अभियुक्त के 313 या 351 वाले बयानों के लिए रखा गया कि उसने उसमें क्या कहा है। और 313 351 यही बोलता है कि अभियुक्त जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी, कोर्ट सिर्फ उसको सुनेगी, बात खत्म, कोई उसके खिलाफ एविडेंस नहीं लाया जाएगा। तो यहां हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगले में हम लिखेंगे, अगले को अपने कैसे भी लिख सकते हैं। मान लो अगला वैसे तो पैरा बनता है कि भाई क्या हुआ, मोटा मोटी जो प्रक्रिया है हो चुकी है, कोर्ट ने चार्जशीट ले ली, आरोप सुना दिए, साक्ष्य ले लिए अभियोजन के, आरोप अभियुक्त को सुन लिया। अब कोर्ट आएगी, मुद्दा बनाओ यार, बहुत लंबा केस चल रहा है, मतलब कोर्ट गई, बहुत समय हो गया, अब एक काम करो, मुद्दा बनाओ, इनके पॉइंट्स क्या है, इनमें इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है, वो बनाओ यार, किस चीज का विवाद है इनको। अब ये लिखने का आपका तरीका है, आप चाहे ऐसे लिख दो कि भाई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हर्ड, केस के तथ्य या केस के रिकॉर्ड देखे गए, जो भी पेश किए गए, उसके बेस पे कोर्ट का ये कहना है कि फलाना फलाना मुद्दे हैं। या आप शॉर्ट में लिख दो, ऑन बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स या ऑन परयूजल ऑफ रिकॉर्ड्स फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिटरमाइंड। आपकी इच्छा है। सॉरी, छठा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हर्ड on perusal of records and arguments between parties, following points are determined। अब आपकी इच्छा है, अंतिम बहस या बहस अंतिम सुनी गई, केस के साक्ष्य या फिर केस में पेश किए गए जो भी तथ्य हैं या पार्टीज के जो भी बयान है उसके आधार पर निम्न मुद्दे या फिर बनाए या पेश किए जाते हैं। अब आ जाएगी यहाँ पर, मुद्दे ऐसे लिखोगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होगा, ऐसे होगा। और हर धारा का एक सेक्शन बनेगा, हर सेक्शन का सॉरी एक पॉइंट बनेगा। मान लो हमारे केस में तो सेक्शन एक ही है तो हम इतना ही लिखेंगे। अब जो मुद्दे होते हैं वो फैक्ट होते हैं, क्रिमिनल केस तथ्यों पे चलता है कि भैया उसने ये किया है कि नहीं किया,
ऑफेंस किस चीज का है? किडनैपिंग का। तो ऐसे नहीं लिखोगे कि क्या अभियुक्त ए ने किडनैपिंग का ऑफेंस किया, नहीं। क्या अभियुक्त ए इतनी तारीख को उसको बहला फुसलाकर घर से लेकर गया था, बात कर। किडनैपिंग का ही तो बनता है, किसी को आप लेकर गए, बस। कुछ ऐसा नहीं लिखोगे, क्या एक लाइन में लिख दोगे क्या उसने ऑफेंस किया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तथ्य होते हैं कि क्या जो ये तथ्य हैं वो हुए हैं या नहीं हुए। भाई उनका ये कहना है, विक्टिम का ये कहना है कि साहब ये बहला फुसलाकर मेरे को घर से ले गया था, क्या वो ले गया था? क्या अभियुक्त बहला फुसलाकर जो भी विक्टिम है उसको घर से ले गया था? ये हमारा पॉइंट बने। ना तो हम उसमें सेक्शन लिखते हैं, ना हम उसमें कोई भी ऑफेंस का नाम लिखते हैं, सीधा तथ्य पे चलते कि क्या ऐसा हुआ। अगर मान लीजिए ऑफेंस ऐसा है जिसमें इंटेंशन जरूरी है, तो फिर हम इंटेंशन का भी मुद्दा बनाते हैं कि क्या उसकी ये इंटेंशन थी, ऐसा कार्य करने की उसकी सोच थी, ऐसा लिखते हैं। कोई सवाल इसको लेकर कुछ पूछना है तो पूछ लो, ताकि मैं आगे लिखूं। हाँ जी, कोई सवाल? अब ध्यान देना, पैरा 2 में अगर ये पॉइंट्स बना रहे हो तो बना लेना। पैरा 2 में आप ध्यान रखोगे कि भैया ये जो मेरे को मुद्दे बनाने हैं ना, इसमें मेरे को तथ्य लिखने हैं कि क्या ऐसे फैक्ट हुए हैं, ये चेक कर रही है कोर्ट। क्या ये हुआ है, क्या उसकी ये इंटेंशन थी, कोर्ट ये चेक करेगी। ऐसा नहीं एक लाइन में लिख दिया क्या उसने ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग किया है, क्या उसने उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, क्या उसने उसको घोर पहुंचाई, ऐसा नहीं, ये नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता। किडनैपिंग का मतलब क्या है कि किसी को आप घर से ले गए, मतलब कैसे ना कैसे डरा के, धमका के, पहला फुसला के, तो ऐसे कि क्या जो आरोपी ए है वो विक्टिम पी को बहला फुसला कर, या अगर हमारे पास फैक्ट है कि भाई ऑन द प्रॉमिस, ऑन प्रॉमिस ऑफ फॉल्स मैरिज, क्या उसको ऑन प्रॉमिस ऑफ फॉल्स मैरिज घर से ले गया था, तो ऐसे लिखेंगे अपने। वेदर accused A took away victim B from her house on false promise of marriage। अगर false promise नहीं कुछ और लिखा हुआ तो वो लिखेंगे on false promise of marriage, बस। ऐसा नहीं लिखना जैसे कई किताबों में ऐसा फॉर्मेट है, ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड उसके बाद और उसने धारा इसके अंदर ऑफेंस किया है। नहीं सर, हम लिख चुके हैं सेक्शंस पहले। मुद्दे जो है वो पॉइंट्स के हैं। एक कहता है इसने मेरे को मारा है, दूसरा कहता है मैंने नहीं मारा, यही होता है मुद्दा। तथ्य कि तथ्य ऐसा है कि नहीं, ये कह रहा है मारा है, ये कह रहा है नहीं मारा। क्या ए ने बी को मारा है? अब अगर वो बोल रहा है कि इसने मेरे को डंडे से मारा, तो क्या ए ने बी को डंडे से मारा है? वो कह रहा है साहब इसकी इंटेंशन थी मेरे को जान से मारने की, वो कह रहा है साहब मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। क्या ए की इंटेंशन थी बी को जान से मारने की? ऐसे। और अगर उसमें डेट लिखा हुआ है तो डेट भी लिखेंगे, समय लिखा हुआ है तो समय भी लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ हमारे पास समय है, वेदर एक्यूज्ड ए टुक अवे विक्टिम बी ऑन 1 जनवरी 2026 फ्रॉम हर हाउस ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। क्योंकि हमारे पास एक ही सेक्शन है तो एक ही मुद्दा बनेगा, और सेक्शन होते तो और, जितने सेक्शन उतने मुद्दे बनाएंगे। यदि हाँ, इफ यस, कन्विक्शन इफ एनी, बस। यदि हाँ या सजा का प्रावधान या सेंटेंस, ये सब लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। बस इसको सिंपल रखना है, इसको फालतू के अंदर ये नहीं करना कि जैसे कई किताबों में आपको ये दिक्कत आएगी कि वहां पर वो क्या देखेंगे, यहाँ पर बीच में सेक्शंस घुसा देंगे, पता ही नहीं क्या क्या चीजें डाल देते हैं बीच के अंदर। और इतना है नहीं, आपके पास मनोज व्यास जी वाली वो जजमेंट मैंने भेजी हुई है, वो देखना, सिर्फ तथ्य लिखे जाते हैं। आप कोई भी जजमेंट निकाल लेना, ई कोर्ट वाली साइट है, उससे कितनी भी जजमेंट निकाल लेना, सब में तथ्य लिखे जाते हैं। और एक ही काम होता है, जितने सेक्शन उतने मुद्दे, आखिरी में एक ये जोड़ा जाता है, यदि हाँ सेंटेंस इफ एनी, यदि हाँ सेंटेंस या फिर कन्विक्शन इफ एनी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या? हाँ, दोबारा बोल देता हूं, यहां पे ध्यान देते हैं अपने पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आखिरी का मतलब 6 पॉइंट है। पार्ट 1 में भी 6 पॉइंट बने थे,
ठीक है, पार्ट 1 में 6 पॉइंट बने थे, कोर्ट का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर उसके बाद केस की डिटेल हो गई तीसरी, चौथी आपकी हो गई क्या नाम है पार्टी हो गई, पांचवा हो गया ऑफेंस और छठा हो गया वकील। यहां भी 6 है। पहला, आरोपी का क्या नाम है, कौन सी धारा लगाई है, कौन सा ऑफेंस है इस केस का। दूसरा, केस के फैक्ट जिसमें हम एफआईआर और ये सब। तीसरा पॉइंट आ जाता है चार्जेस वाला कि भैया आरोप पत्र सुनाया गया और ये सब खुलिए उसका उसमें क्या था। चौथा, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस, ये जरूर लिखना। पांचवा, ये 313 वाला बयान जरूर लिखना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। छठा, मुद्दे क्या है। मुद्दे का सिंपल तरीका है, चाहे तो ऐसे लिख देना कि भैया अंतिम बहस सुनी गई, उसके बाद पार्टीज का क्या क्या मुद्दे निकले, चाहे तो ऐसे, नहीं तो फिर सीधा भी लिख सकते हो कि पार्टीज के बयानों के ऊपर, साक्ष्य जो पेश किए हैं उनके ऊपर कोर्ट ये कह सकती है कि निम्न बिंदु या फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिटरमाइंड, निम्न बिंदु का अनुसरण है, या फिर इस तरह से। नंबर 1 क्या है फैक्ट हमारे पास मुद्दा क्या है। अगर केस की शुरुआत करें तो हमारे पास मुद्दा क्या है, विक्टिम क्या कह रही है, ये लड़की क्या कह रही है। हाँ जी, लड़की क्या कह रही है, कोई भी बता दो, लड़की क्या कह रही है। भाई लड़की क्या कह रही है अपनी एफआईआर में। हाँ जी, भाई ये उसका कहना है। आरोपी अभियुक्त का क्या कहना है कि नहीं सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मुद्दा है। लड़की का कहना है कि साहब 1 तारीख को मेरे घर आया था और मेरे को ये कह के घर से ले गया कि शादी करेगा, और फिर मेरे को जयपुर पे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भाग गया। लड़का कह रहा है साहब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो इसको लेके नहीं गया। तो मेन मुद्दा क्या है, लड़की कह रही है मेरे को घर से लेके गया है, बहला फुसला के, लड़का कह रहा है मैं नहीं लेके गया। ये डिसाइड करना है। तो बस इतना कि क्या इतनी तारीख को जो अभियुक्त ए है वो उस लड़की को उसके घर से लेके गया था फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के आधार पर। बस ये उसका पहला पॉइंट है। तो जो छठा पैरा है जिसमें हम बिंदु लिखते हैं, भाई क्या क्या इनमें विवाद है, वो फैक्ट लिखे जाते हैं। ये नहीं लिखा जाता कि क्या ए ने ऑफेंस किया है किडनैपिंग का, क्या ए ने नुकसान उसको हर्ट किया, ये नहीं, लॉ नहीं लिखा जाता, वहां पे तथ्य लिखे जाते हैं। और तथ्य कौन से, जिस पर लेकर विवाद है। इश्यू का मतलब यही होता है, इनमें विवाद किस चीज का ले रहे हैं। विक्टिम कह रही है कि साहब रेप किया है, अभियुक्त कह रहा है नहीं किया, तो क्या इतनी तारीख को उसने उसके जो भी उसके तथ्य हैं उसके अनुसार ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। सेम चीज यहाँ है, क्या इतनी तारीख को अभियुक्त जो है उसको उसके घर से ले गया है बहला फुसला कर, ये लिखना है। तथ्य अपने को लिखने हैं वहां पे, हमको लॉ नहीं लिखना होता है। और फिर दूसरा इश्यू हमेशा रहेगा, मतलब एक जितने सेक्शन उतने इश्यू, और फिर एक हमेशा रहेगा अगर हाँ, यदि हाँ तो सजा लिख देना, या फिर यदि हाँ कन्विक्शन इफ एनी, यदि हाँ सजा का प्रावधान आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई भी सवाल कुछ भी, ये रहा। हाँ जी, कोई भी सवाल कुछ भी, कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ नहीं समझ आया, कुछ समझ आया तो पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है, सब समझ आ गया आपको। यस, ठीक है, अब ध्यान देना, आपका पैरा 1 और पैरा 2 हो चुका है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पैरा 1 और पैरा 2 आप लोग लिखोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जजमेंट राइटिंग में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। हमारे पास अभी समय है, हम जजमेंट राइटिंग अभी से ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको भागने की जरूरत है। आप कुछ मत करना, कल एक घंटे का समय निकाल के खुद से एक बार देख लेना, फिर जो अपनी परसों की क्लास होगी उसमें मैं खुद आपको एक फैक्ट दूंगा और आपको क्लास में ही बैठ के आपको जजमेंट राइटिंग लिखनी है, क्योंकि हमारे पास समय है, तो अपने को कोई भागना नहीं। आप तो सिर्फ लॉ पे ध्यान रखना, जजमेंट राइटिंग जितनी करनी है सिर्फ क्लास में होगी, क्लास से बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं। बस है कि भाई जब भी समय मिले, जो क्लास में जितना हुआ है, जो आप नोट्स बना रहे हो उसको एक बार नजर मार लेना। ठीक है, तो अब आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब जो आपने लिखे हुए हैं उसको एक बार याद करना है। जो भी आप अपने हिसाब से जो भी ट्रिक्स बनाना है, भाई मैंने ट्रिक्स बना रखी है, भाई मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट 1 में कितने पॉइंट्स होते हैं, पार्ट 2 में कितने होते हैं, उनका क्या सीक्वेंस है वो याद कर रखा है। तो आप चाहे वो ट्रिक या आपकी खुद की अगर कोई ट्रिक है तो आप वो फॉलो कर लेना। उसके बाद
आप खुद से अगर कोई फैक्ट बना के उसको लिखना चाहते हो तो एक बार प्रैक्टिस करके देखना, या अगर आपके पास जजमेंट राइटिंग की किताब है या कोई भी केस नॉर्मल नेट से कोई फैक्ट बनवा लेना। आजकल तो चैट जीपीटी एआई बहुत अच्छी चीज है, उसी से बनवा लेना, वो आपको फैक्ट दे देगा। और फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रैक्टिस करना, क्योंकि पार्ट 3, वैसे तो पार्ट 3 कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अपने लिए कोई बड़ा उसमें मुद्दा नहीं है, बट अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छा नहीं होगा तो आप पार्ट 3 को कॉन्फिडेंटली करोगे नहीं, आपका दिमाग बार बार वो पार्ट 1 और 2 पे ही रहेगा। तो आप लोग कल एक काम करना, कल इसको पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 को, और नेक्स्ट क्लास मतलब जो अपनी परसों क्लास होगी, ऑब्वियस चाहे परसों संडे ही पढ़ रहा है, परसों अपने क्लास करेंगे, चाहे हो सका तो भाई संडे को कोई क्लास नहीं होती, चाहे मैं सुबह करवा दूँ या जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगा भाई आज संडे को इतने बजे अपने जजमेंट राइटिंग की क्लास कर लेंगे, उस समय आप लोग जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कोई भी आपत्ति, किसी को कुछ भी बोलना है तो बोल सकता है। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है? क्लास खत्म कर दें फिर? चलिए ठीक है, फिर अब क्लास खत्म है, आप लोग जा सकते हैं। जिसको कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी जिसको जाना है वो जा सकता है, और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। अ, वैसे तो ई कोट एक वेबसाइट है, ई कोट एक वेबसाइट है, उसमें जाना, ecourt.gov.in, उसमें क्या करना ना, जैसे उसमें जाके, हाँ जी, नहीं एप्लीकेशन तो है, वेबसाइट वाला वो आपको थोड़ा इजी रहेगा, उसमें आपको कन्वीनियंट हो जाओगे अगर जाओ तो। उसमें क्या करना, आप लोग डिस्ट्रिक्ट जज की जजमेंट निकालना, वो आपको थोड़ी मिल जाएंगे अच्छी खासी ना। लोअर जुडिशरी में तो क्या, जैसे कोई नया है, कोई पुरान, कोई थोड़ा नया जज है, तो हो सकता है वो इतना अच्छी जजमेंट ना आपको मिले, तो आप एडीजे लेवल की, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की जजमेंट निकालना, और कोशिश करना जैसे जयपुर हो गया, जयपुर की निकाल लेना, आपको ठीक अच्छी खासी मिलेगी। जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, भरतपुर की भी जजमेंट्स अच्छी रहती हैं, भरतपुर के भी जो एडीजे डीजे जिस तरफ बैठते हैं उनकी अच्छी रहती है। ये आपको बस ये ध्यान रखना, आपको पोक्सो या जो स्पेशल कोर्ट की जजमेंट है वो नहीं मिलेगी नेट पे, तो उसके लिए भागना भी मत, कोई तंग मत होना, नहीं मिलेगी। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा, वो मैं जितने भी जो मेरे जान पहचान के जिनसे हमने पहले से ही फॉर्मेट बनवा रखे हैं, क्योंकि वो पब्लिक, ये जो पोक्सो वगैरह की जजमेंट है ये पब्लिक डोमेन पे नहीं आती है, तो फिर उनसे अपने ने फॉर्मेट बनवा रखे हैं एक, नहीं, प्रिज्यूम्ड फैक्ट के ऊपर, तो अपने वो फॉलो करने हैं। तो आप लोग तो नॉर्मल जजमेंट निकाल लेना, ये स्पेशल कोर्ट वाली जजमेंट आपको नहीं मिलेगी, तो फालतू के अंदर ढूंढने भी मत जाना। ठीक है, हाँ जी बताइए। जी सोनिया जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं अपने को सिर्फ नाम लिखना है उनका, नाम लिखना है, क्योंकि इसके बारे में हम क्या डिटेल में पार्ट 3 में करेंगे, जैसे अब ये अपना पार्ट 2 खत्म हो गया, अब जैसे ही अपने नहीं केस का रीजन पे जाएंगे तो अपने इसी की डिटेल वहां बात करेंगे, तो हमको सिर्फ नाम लिखना है कि भैया इनके साक्ष्य कौन कौन है, एक पी है जिसका नाम पीडब्ल्यू, जो PW1 होगा, आईयू है PW2, FI ऐसे, इसमें क्या कहा गया, इन्होंने क्या, ये नहीं लिखना, नहीं सिर्फ नाम लिखने हैं उनके। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना एक तरह से ना कि भाई कौन कौन है इनके। ठीक है जी, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, अगर आप अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो, क्लास अपनी तरफ से खत्म है। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वेलकम जी, वेलकम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो जी, वेलकम। अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है।
वेलकम जी, वेलकम। 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 ठीक है, क्लास खत्म कर दें फिर। थैंक यू।